नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और लगातार आप देख रहे हैं अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तमाम मंत्री, और इस बीच एनएक्सी भवन के अंदर भी प्रेजेंटेशन जारी है। सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन चल रहा है औद्योगिक विकास सेक्टर का। सीएम योगी के साथ मंत्री और अधिकारी मौजूद, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार प्रेजेंटेशन चल रही है और मंत्रियों को अपने कामकाज का ब्यौरा देना है, साथ साथ उनकी क्या कुछ कार्य योजना रहेगी अगले 6 महीने को लेकर, इसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई है। और इसी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लगातार ये प्रेजेंटेशन चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि एनएक्सी भवन में सीएम योगी औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। सीएम योगी के साथ में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी इस दौरान में मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपके सामने एनएक्सी भवन की तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और इसके अलावा AK शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना, तो ये कई मंत्री भी मौजूद हैं और प्रेजेंटेशन चल रहा है। औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन चल रहा है। अब देखिए, लगातार ये प्रेजेंटेशंस का दौर चल रहा है। प्रेजेंटेशंस तमाम जो मंत्री अपनी अपनी क्या कुछ कार्य योजना है, क्या कुछ वो कामकाज उनका रहेगा, उसको लेकर अपनी प्रेजेंटेशंस रेडी की हैं और सभी लोगों की तरफ से अपनी अपनी जो प्रेजेंटेशंस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और 1 बाय 1 सभी लोगों की प्रेजेंटेशंस चल रही हैं। आज औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन चल रहा है। में औद्योगिक विकास विभाग और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए विभाग SK वाजपेयी का हम सीधे रुक करेंगे। SK वाजपेयी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। SK, औद्योगिक विकास सेक्टर को लेकर आज प्रेजेंटेशन चल रही है। प्रेजेंटेशन में कौन कौन से मुख्य पहलू हैं, क्या कुछ कार्य योजना रहेगी, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? SK आवाज पहुंची है क्या आप तक? SK, आप सुन पा रहे हैं? आप बिल्कुल हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 52 मंत्रियों के विभागों को 7 सेक्टर में बांटा है और इन 7 सेक्टर को एक दूसरे से को रिलेट किया गया है। मतलब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हेलो जी जी, बोलिए SK। आप बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 52 मंत्रियों के विभागों को 7 सेक्टर में बांटा है और इन 7 सेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये प्रेजेंटेशन लगातार देख रहे हैं। ये दूसरा मौका है क्योंकि पहले दिन कृषि विभाग और उससे जुड़े हुए 11 विभागों का चलिए SK के एक बार फिर से रुक करते हैं। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस कारण से बार बार डिले हो रहा है, लेकिन फिर से हम SK का रुक करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, मंत्री नंदगोपाल नंदी भी इस बैठक में मौजूद है। औद्योगिक विभाग संघ सीएम की ये स्पेशल क्लास चल रही है और इस बार देखिए, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर वो कोशिश वो कर रहे हैं जिसके तहत एक अच्छी इमेज सरकार की तैयार हो और बेहतर योजनाओं के जरिए लोगों को फायदा मिल पाए। इस बार पहले 100 दिन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया और अब अगले 6 महीने पर भी काम करना शुरू हो चुका है। अगले 6 महीने की क्या कुछ कार्य योजना रहेगी, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। विभागवार तरीके से लगातार प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं कि कौन से विभाग में किस तरीके से कामकाज किया जाएगा। एक बार फिर से मैं SK वाजपेयी का रुख करेंगे। SK लगातार लखनऊ से हमें हर अपडेट दे रहे हैं। SK, प्रेजेंटेशन लगातार चल रही है, प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और औद्योगिक विकास को लेकर ये पूरी प्रेजेंटेशन है। क्या कुछ इसमें खास पहलू हैं जिन पर चर्चा हो रही है? को एक दूसरे से को रिलेट कर ये 7 सेक्टर बनाए गए। अगर हम पहली बार की बात करें तो कृषि विभाग और उससे जुड़े हुए 11 विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें जहां पहले मुख्यमंत्री ने 100 दिनों का एजेंडा सेट किया था कि 100 दिन में क्या होगा, खासतौर पर वो चीजें जो संकल्प पत्र में थी वो पूरी की जाए। और उसके बाद अब ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें 6 महीने, 1 साल और 2 साल में विभाग क्या करेंगे और उसके आगे की कार्य योजना क्या होगी, उसका प्रेजेंटेशन चल रहा है। आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औद्योगिक विकास और उससे जुड़े हुए जो को रिलेट विभाग है, जिसमें खास तौर पर औद्योगिक
विकास के साथ ही उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए विभाग और सीधे जिनसे वित्त उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है, रोजगार के सृजन होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए विभागों का आज प्रेजेंटेशन है। अगर हम आज की बात करें, औद्योगिक विकास विभाग है, ऊर्जा विभाग है, जल शक्ति विभाग है, उड्डयन विभाग है, वन एवं पर्यावरण है, उसके अलावा आबकारी है, साथ ही साथ में उच्च शिक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी जो विभाग है, इनसे जुड़े हुए जो मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, वो इस बैठक में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। निश्चित है ये प्रेजेंटेशन लगातार चलेगा, चूंकि ये दूसरे सेक्टर का प्रेजेंटेशन है जिसमें करीब 12 से 13 विभागों का आज संयुक्त रूप से प्रेजेंटेशन होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे कि कैसे आगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल और उसके आगे काम करना है और किन योजनाओं को लेकर काम करना है, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था कहां से होगी। और 18 वो तारीख होगी जिस दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग सेक्टर्स का प्रेजेंटेशन देखेंगे। मतलब आज के बाद 5 और सेक्टर्स होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के बाकी बचे हुए सभी मंत्रियों का प्रेजेंटेशन होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित। इसके बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच देखिए लगातार अब अजान पर फिर से बवाल शुरू हो चुका है। ये लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, ये वाराणसी तक पहुंच चुका है और अब आलम यह है कि यूपी के कई शहरों में लाउड स्पीकर से अजान पर घमासान मचा हुआ है। अलीगढ़ हो, वाराणसी हो और इसके बाद कासगंज की बात हो, यहां पर भी विरोध हो रहा है लाउड स्पीकर से अजान को लेकर। और लाउड स्पीकर से अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। अलीगढ़ कासगंज में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। अलीगढ़ में हिंदू महासभा के कार्यालय पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और ऐसा ही कुछ वाराणसी में भी हुआ था, जहां पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था। लाउड स्पीकर का शोर अब और तेज हो गया है और ये शोर अजान बनाम हनुमान चालीसा का हो चला है। दो समुदायों का हो चुका है जो महाराष्ट्र से अब देश के कोने कोने में पहुंचने लगा है। उत्तर प्रदेश में तो ये विवाद तूल पकड़ने लगा है। तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अलीगढ़, वाराणसी और कासगंज। अलीगढ़ में जगह जगह पर अलग अलग हिंदूवादी संगठन के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा की माने तो मुसलमान जिस तरह से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने का फैसला लिया गया है। देखिए, संविधान के जिस नियम का मुसलमान लोग उल्लंघन कर रहे हैं और जिस तरीके से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में अजान बजा करके, उसके विरोध में आज हमने अब ये फैसला किया है कि कब तक हम केवल हिंदू लोग नियम का पालन करें और ये लोग हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को, हमारी भावनाओं को, हमारे संवैधानिक अधिकार को जो है ठेस पहुंचाते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ धर्म नगरी काशी में अब 5 वक्त अजान के साथ हनुमान चालीसा भी सुनाई देगी। इसकी शुरुआत भी हो गई है। फिलहाल 101 मंदिर चुन लिए गए हैं जहां आने वाले वक्त में 5 वक्त हनुमान चालीसा सुनाई देगी। इसकी शुरुआत श्री काशी ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन के नेताओं ने अपने घर के छत पर लाउड स्पीकर लगाकर दिन में 5 बार हनुमान चालीसा बजाने से कर दी है। इसकी शुरुआत अजान की तर्ज पर की गई है। जिस तरह से 24 घंटे में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरह इन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। देखिए, अनादिकाल से हम लोग तो छोटे छोटे थे, तब से बनास में रह रहे हैं। हम लोग सुबह सो के उठते थे, उस समय मानस मंदिर पे और तमाम मंदिरों पे वैदिक पाठ होते रहते थे, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया कि ये सब चीज़ें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उन्होंने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भोपू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भोपू बढ़ते चले गए। तो वहीं कासगंज के पटियाली कस्बे में भी अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है। मस्जिद के सामने अब मंदिर में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये साफ है कि अब अजान की आवाज बनाम हनुमान चालीसा का पाठ यूं नहीं थमने वाला है और तेज ही होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ से ब्रजेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह मेरे साथ है। ब्रजेश, महाराष्ट्र की आंच अब यूपी तक पहुंच चुकी है और अब यहां पर भी अजान पर घमासान शुरू हो चुका है।
ब्रजेश आप हैं हमारे साथ? चलिए ब्रजेश का हम रुख करेंगे। लाउडस्पीकर से अजान को लेकर बवाल शुरू हुआ तो अलीगढ़ में भी इसकी गूंज सुनाई दी। योगेंद्र वहां से अलीगढ़ का हाल बताएंगे। योगेंद्र, अलीगढ़ की अगर बात करते हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान का आपसी प्यार, भाईचारा, सौहार्द पहचान है वहां की, लेकिन अब वहां पर भी लाउडस्पीकर से अजान को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। अजान के बदले में वहां बज रही है हनुमान चालीसा। ये जो सिलसिला है मोदी हुआ था, उसके बाद अलीगढ़ में आ गया। अलीगढ़ में भी जो हिंदू एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कितना पहले तो प्रशासन से अनुमति देने की कोशिश की। पहले चंदा इकट्ठा किया, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करके उन्होंने भोपू खरीदे। भोपू खरीदने के बाद वो उन्होंने प्रशासन को इस बात की अनुमति मांगी कि आप हमें इस बात की अनुमति दें कि हम अपने जो माइक है अपने अपने जगहों पर लगा दें। जब भी अजान होगी तभी हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन प्रशासन ने उनको अभी तक कोई अनुमति नहीं दी। जब प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने अपने कई जगहों पर, लगभग 25-30 जगहों पर अपने माइक लगा दिए। जिस वक्त भी अजान होती है उसी वक्त वहां पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसी कड़ी को लेकर के आज एक लेटेस्ट वर्जन है, जो हिंदू महासभा की महासचिव है, उन्होंने जो है उन्होंने अपने घर पर और कई जगहों पर ये माइक लगाकर जब भी वहां पर अजान हो रही है उसी को देकर के वहां पर जो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस बात को देख करके प्रशासन काफी टेंशन में है और वो इस बात को संभालने के प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही। दिन रात जो ये हनुमान चालीसा के लिए जो लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का ये कहना है कि जो भगवान हो चाहे अल्लाह हो, उसको हम शांतिपूर्वक ढंग से भी याद कर सकते हैं। तो इसके लिए जबकि मुस्लिमों का ये कहना है कि जो हम जो अजान करते हैं, जो अजान देते हैं, वो केवल लोगों को ये बताने के देते हैं कि आपका उसका इबादत का टाइम हो गया। तो इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि हम उस पर अजान नहीं पढ़ते। लेकिन अब जिस तरीके से जहां पर अब ये बिल्कुल दो चीजों बढ़ गया, हिंदू और मुस्लिम में, इसको रोकना। ठीक है, आपके पास वापस लौटती हुई ब्रजेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश, महाराष्ट्र की आंच अब यहाँ पर भी पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश में हिंदू हो मुसलमान हो सभी आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी लाउडस्पीकर से होने वाली इस अजान को लेकर खूब शोर शराबा होना शुरू हो चुका है और उसके सामने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। माहौल खराब ना हो, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अजान की बात हो या हनुमान चालीसा की बात हो, प्रशासन अपनी तरीके से सख्ती बरत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने ना ही माइक लगाने को लेकर कोई अनुमति दी है, ना ही माइक हटाने को लेकर कोई आदेश जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह, मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर के बारे में बताता हूं, उसके बाद फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में ही एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। जिस वक्त उनकी स्पीच चल रही थी उसी वक्त अचानक एक अजान की आवाज़ आने लगी और जैसे अजान की आवाज़ आने लगी उस वक्त उन्होंने अपनी स्पीच को रोक दिया। उतनी देर, जितनी देर अजान चलती रही उतनी देर वो चुपचाप खड़े रहे। ये तस्वीर है, ये बता रही है कि किस तरीके से ब्रजेश पाठक ने उस अजान का सम्मान करते हुए अपनी स्पीच को ही रोक दिया। इससे पहले हम लोगों ने कई तस्वीर देखी थी, जब प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन के बीच में अजान आ रही थी उसे रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति, हमारी परिपाटी का हिस्सा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके का मुंबई से शुरू हुआ ये जो पूरा अजान और हनुमान चालीसा के बीच में जो एक ट्रेंड है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बनारस में शुरुआत हुई, अलीगढ़ में इसकी शुरुआत हुई, अमरोहा में इसको लेकर आवाजें उठने लगी जो है। तो इस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग जगह पर चीजें बढ़ रही हैं। तो इसको मुझे लगता है प्रशासन को इंटरवीन करना होगा, इसमें सरकार को इंटरवीन करना होगा और सरकार को इसको लेकर स्थिति क्लियर करनी होगी, अन्यथा ये आगे चलकर टकराव की स्थिति बन सकती है। चीजों को समय रहते जो है संभालना वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सद्भावनापूर्ण माहौल
को बनाने की सरकार ने पूरी कोशिश की है, और चाहे वो पिछले 5 साल की बात हो या फिर पार्ट 2 की बात हो, लगातार पूरे सामंजस्य के साथ। आप देखिए पूरे रामनवमी में देश के अलग अलग हिस्सों में जुलूस निकले, कई जगह आप तनाव देखने को मिला, झड़प देखने को मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में 800 जगह पर रामनवमी के जुलूस निकला और वो पूरी तरह शांतिपूर्ण था। तो ये अपने आप में बताता है कि प्रशासन, सरकार किस तरीके से शांति और अमन कायम करने पर प्रतिबद्ध है। उसी प्रतिबद्धता के तहत इस पर भी तस्वीर साफ करनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से आगे चलना है, और एक्चुअल में अजान और हनुमान चालीसा के बीच का जो विवाद है इसको कैसे इसको खत्म करना है। देखिए दोनों लॉजिक दोनों तरफ से हैं, लेकिन इलॉजिकल दोनों तरफ से चीजें हैं। तो आपको इसके बीच में तय करना होगा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने को आपको आजादी है, अजान करने की आपको आजादी है, तो आप इसको लेकर के बीच में जो है किस तरह सामंजस्य बिठाते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। ठीक है, आयुष भी लगातार बने हमारे साथ में कासगंज से। आयुष, कासगंज में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें कासगंज की स्थिति की, तो महाराष्ट्र से जुड़ा मुद्दा कासगंज में भी गरमाया, जहां पर अजान को लेकर और लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद था यहाँ पर भी शुरू हुआ। कासगंज के पटियाली तहसील पड़ती है, जहां पर एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों आमने सामने हैं, जहां एक हिंदूवादी नेता ने बयान दिया कि जब अजान की आवाज कम नहीं होगी तब वो जो मंदिर है उसमें से हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो लाउड स्पीकर के जरिए करवाएंगे। और उसकी शुरुआत आज कासगंज में हुई भी, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो लाउड स्पीकर पे जो है कराया गया, लेकिन उस समय नहीं कराया गया जिस समय अजान का समय हुआ था। अच्छा, जो ये कोशिशें कर रहे हैं अभी तक, जिनकी तरफ से ये हो रहा है कि जब अजान होगी लाउड स्पीकर से, उस वक्त लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा भी गुंजायमान होगी, ये कौन लोग हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए पूजा, ये कोशिश जो थी वो लगातार की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन के हस्तक्षेप करने के बाद जिस हिंदू नेता ने जो बयान जारी किया था, उन्होंने बाद में अपने बयान पर माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं किसी की भावनाएं जो है वो आहत नहीं करना चाहता हूं। वहीं इस बारे में जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की गई तो उनका भी ये कहना था कि हनुमान जयंती निकट है और वो अगर हनुमान चालीसा का जो पाठ है अगर वो करते हैं तो इसमें उनको कोई तकलीफ नहीं है, चूंकि कासगंज तहजीब जो है उसका रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की कर्म स्थली भी है और अमीर खुसरो की जो है जन्म स्थली भी है। हिंदू मुसलमान लगातार यहाँ पर मिलकर रहते हुए नजर आ रहे हैं। जी, शुक्रिया तीनों का जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर है, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर मौजूद है और बैठक लगातार जारी है। शिवपाल के बागी तेवरों के बीच सपा में हलचलें बढ़ गई हैं। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट फिलहाल। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी में फूट पड़नी शुरू हो चुकी है, पहले चाचा की नाराजगी, और अभी एक जानकारी और आ रही है कि फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के दौरान में पार्टी में जो अंदरूनी फूट चल रही है, जिस तरीके से चाचा खफा हो गए हैं, बीजेपी के एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सही, और इसी तरीके से आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, आजम खान मीडिया प्रभारी आकर अखिलेश पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ना उनका परिवार उन आरोपों का खंडन कर रहा है और ना ही आजम खान उन तमाम आरोपों को खंडन कर रहे हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अभी की अगर बात करते हैं, शिवपाल यादव का जो हाल ही में सिविल कोड को लेकर बयान सामने आया है, उससे एक बात तो स्पष्ट होती नजर आ रही है कि उनका झुकाव साफ तौर पर बीजेपी की तरफ है और हो सकता है कि जल्द ही वो भी भगवा रंग में रंग जाएं। और एक और खास बात यह जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि शिवपाल यादव के आंचल पर भी आज तक वो दाग लगे हैं, जो दाग धोने के लिए इस तरीके की बात आज शुरू हो चुकी है। ये दाग हैं राम भक्तों पर गोली चलाने के आरोप, और उन्हीं को धोने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में जाने से पहले अपने दामन को साफ शिवपाल को जरूर कर लेना होगा, वरना लोग शिवपाल यादव के इस नाम पर सवाल पूछ लेंगे। और ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़े हैं मेरे साथ में। ब्रजेश, शिवपाल यादव की जो तमाम कोशिशें हैं उससे एक बात तो नजर आ रही है कि शिवपाल का झुकाव एक तरफ जहां बीजेपी की ओर है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भतीजे से खटास बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कॉमन सिविल कोड की बात हो, जिस तरीके से जो है शिवपाल यादव कॉमन सिविल कोड के लिए जो है
आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से भी वो मुलाकात कर चुके हैं, लगभग ग्रीन सिग्नल वो ले चुके हैं। देखिए, सबसे अहम बात ये है पूजा की, जिस तरीके से शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खासकर अखिलेश यादव ने जो है शिवपाल यादव को लगातार अपमानित करने का काम किया, तो उसके बाद अब शिवपाल अपनी अलहदा राह अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपने अतीत को कैसे पीछे छोड़ेंगे। अतीत जो है वो मुलायम सिंह जी के साथ शिवपाल ने अपनी पूरी सियासत की, पूरे जो है उनके साथ लगातार पार्टी को खड़ा किया, और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की छवि बनी, जो है राम विरोधी छवि बनी, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों की छवि बनी, उन तमाम चीजों के जवाब तो जाहिर तौर पर शिवपाल यादव से मांगे जाएंगे ना। शिवपाल यादव से उस वक्त कहा जाएगा कि भाई उस वक्त आपकी ये यूनिफाइड जो सिविल कोड की आज वकालत करते आप दिखाई दे रहे हैं, कल आप कहां थे जब आप इसका विरोध करते थे, कल आप कहां थे जब राम मंदिर का विरोध करते थे। अब शिवपाल यादव अयोध्या जाने की बात करते हैं, रामलला पर माथा नवाने की बात करते हैं। वही अखिलेश यादव जो है अयोध्या जाते हैं, लेकिन वो जो है रामलला तक नहीं जाते हैं। ये कहीं ना कहीं कई बार सवाल होंगे शिवपाल यादव को, और इनके जवाब खोजने के लिए ही न सिर्फ वो हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि वो पटकथा भी तैयार कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट भी तैयार कर रहे हैं, ताकि उसको जस्टिफाई कर सकें कि मैं संगठन से बंधा था, मैं हस्तिनापुर से बंधा था, इसलिए चाहते हुए कुछ नहीं कर पाया। मेरे दिल में प्रभु राम के लिए प्रेम था, मेरे दिल में वो टीस थी कि क्यों इस देश में यूनिफाइड सिविल कोड नहीं लग सकता, क्यों इस सूबे में जो है सिविल कोड नहीं लागू हो सकता। तो वो तमाम चीजें हैं। वो अगर आपको भाजपा में आना है तो आपको आइडियोलॉजी भी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है, और वो इंडिकेशन लगातार हर मौके पर शिवपाल यादव अब दे रहे हैं। ऐसा कोई मौका वो छोड़ नहीं रहे जहां पर ये ना लगे कि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस देना हो। बिल्कुल, अगर आपको वहां आना है तो आपको उसको आत्मसात करना होगा, और शिवपाल यादव अब कुछ वही करते हुए दिखाई दे। क्योंकि देखिए, शुरुआत आप देखिए ना, जब सपा से मोह भंग हो रहा है शिवपाल यादव का, उस बीच में उनका जो मोह है वो रामलला में आ जा रहा है। वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाते हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाते हैं। तो ये सब चीजें वो बताती है कि कैसे शिवपाल यादव का हृदय पर। चलिए ठीक है ब्रजेश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, शिवपाल यादव ने किस अंदाज में इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन ये बयान कर दिया कि अब वो बीजेपी के एजेंडा को भी पूरा करने में लगे हैं, और उसका डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये शुरुआत कॉमन सिविल कोड पर दिए बयान से हुई। करना पड़ेगा, हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक श्रद्धा की आवाज तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं, उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज ही योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगातार बुलडोजर का कहर जारी है। इस बीच और तस्वीरें सामने आई, कासगंज की एक तस्वीर सामने आई है जहां पर योगी सरकार में फिर से देखिए कैसे बुलडोजर चल रहा है। कासगंज के अलावा प्रतापगढ़ की भी तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे कि कैसे गुंडे माफियों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार बनने के बाद से लगातार बुलडोजर का कहर बरप रहा है और भू माफियाओं में इसी बुलडोजर को लेकर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। कासगंज में अवैध कब्जों पर बुलडोजर का कहर बरपा है। लगातार अवैध कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है। जिले में आज फिर से योगी का बुलडोजर गरजा है। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में दरअसल ये कार्रवाई की गई है। करीब 50 लाख की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। कोतवाली गंज डुंडवारा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देखिए लगातार इस बुलडोजर का कहर बरप रहा है। फिलहाल कासगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 50 लाख की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। यहां पर जो अवैध निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। एक तरफ जहां गुंडे माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है तो वहीं शराब माफियाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है।
शराब माफिया गुड्डू सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 7 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। बलीपुर, कुंडा, लखनऊ के साथ ही साउथ सिटी में इसका आलीशान मकान है। अलग अलग जगहों पर जमीनों का जब्तीकरण हुआ है। हत्या, गैंगस्टर और आबकारी एक्ट के मामलों में यह कार्रवाई चल रही है। कई थानों की पुलिस और राजस्व टीम कार्रवाई में शामिल है। शराब माफिया गुड्डू सिंह पर भी बड़ी कार्रवाई है। उसकी संपत्तियों को जब्त किया गया है। 7 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। और फिलहाल न्यूज़ लाइव में इतना है, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।